क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक अकेली महिला प्रधानमंत्री इतिहास की धारा मोड़ सकती है? क्या कोई ऐसा फैसला हो सकता है जो नक्शे बदल दे, सीमाएं तोड़ दे और एक पूरे देश को जन्म दे दे? नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सरल इतिहास। आज की ये कहानी किसी एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी है निर्णय की। और ये कहानी है उस पल की जब दक्षिण एशिया की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। साल था 1947। भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के साथ दर्द भी आया था। एक ऐसा बंटवारा जिसने लाखों जिंदगियां लील ली। उसी बंटवारे से एक नया देश पैदा हुआ, पाकिस्तान। लेकिन ये देश एक नहीं, दो हिस्सों में बटा हुआ था। बीच में 1600 किलोमीटर की दूरी और दोनों हिस्सों के बीच न जमीन का रिश्ता, न भाषा की समानता, न संस्कृति की एकता। एक तरफ था पश्चिम पाकिस्तान और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान, जहां बोलने वाली जबान थी बांग्ला, लेकिन सत्ता की भाषा थी उर्दू। यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जिसे वर्षों तक दबाया गया, नजरअंदाज किया गया और कभी-कभी भुला दिया गया। इस कहानी में है छात्र, बुद्धिजीवी, शरणार्थी, सैनिक और एक प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी। वो प्रधानमंत्री जिसे दुनिया ने पहले संदेह की नजर से देखा, लेकिन बाद में उसी दुनिया ने एक नाम दिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। अब हम सुनेंगे कैसे भाषा ने विद्रोह को जन्म दिया, कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई, कैसे लाखों लोग अपना घर छोड़कर भारत आए और कैसे सिर्फ 13 दिनों में इतिहास ने करवट ले ली। लेकिन ये कहानी किसी देश को तोड़ने की नहीं है, ये कहानी है एक नए देश के जन्म की। तो आंखें बंद कीजिए, सांस को थोड़ा थामिए और सरल इतिहास के साथ चल पड़िए। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के असंभव जन्म से। साल था 1947। बरसों की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ था। सड़कों पर जश्न था, लेकिन उस जश्न के पीछे खामोशी में लाखों चीखें दबी हुई थीं, क्योंकि आज़ादी के साथ एक ऐसा फैसला भी आया जिसने उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी फैसले से जन्म हुआ पाकिस्तान। लेकिन ये जन्म सामान्य नहीं था, ये जन्म खुद अपने भीतर टूटन छुपाए हुए था। पाकिस्तान एक देश के रूप में नहीं, बल्कि दो अलग अलग टुकड़ों में पैदा हुआ। एक हिस्सा पश्चिम पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और दूसरा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान, जो आगे चलकर बांग्लादेश बना। इन दोनों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी। बीच में पूरा भारत। ना कोई जमीनी संपर्क, ना सांस्कृतिक पुल, ना भावनात्मक रिश्ता। इतिहास में किसी भी देश का ऐसा जन्म शायद ही हुआ हो। पश्चिम पाकिस्तान में सत्ता थी, सेना थी, राजनीति थी। वहां बोली जाती थी उर्दू, और वही उर्दू राष्ट्रीय पहचान बनाई गई। दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान में जनसंख्या ज्यादा थी, मेहनतकश लोग थे, किसान थे, छात्र थे। उनकी भाषा थी बांग्ला। लेकिन बांग्ला को सम्मान नहीं मिला, सत्ता नहीं मिली, आवाज नहीं मिली। यहीं से असंतोष की पहली चिंगारी जली। पाकिस्तान बनने के कुछ ही समय बाद सरकार ने ऐलान किया, उर्दू ही पाकिस्तान की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा होगी। पूर्वी पाकिस्तान में ये बात सीधे दिल पर लगी, क्योंकि भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, भाषा पहचान होती है, आत्मसम्मान होती है। ढाका की गलियों में फुसफुसाहट शुरू हुई, कॉलेजों में बहसें होने लगी, छात्र सवाल पूछने लगे, अगर हम बहुसंख्यक हैं तो हमारी भाषा को क्यों नकारा जा रहा है? सवाल धीरे धीरे नारे बन गए। पूर्वी पाकिस्तान देश की आबादी का लगभग 55% था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, नौकरशाही सब पश्चिम पाकिस्तान के हाथ में थी। पूर्वी पाकिस्तान सिर्फ एक चीज के लिए जाना गया, राजस्व देने के लिए। जूट की खेती, निर्यात, विदेशी मुद्रा, सब कुछ पूर्व से आता था, लेकिन विकास पश्चिम में होता था। ये असमानता धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। इसी माहौल में एक नाम धीरे धीरे उभरने लगा, शेख मुजीबुर रहमान। वो ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, लेकिन जब बोलता था तो लोगों को लगता था कि कोई उनकी अपनी भाषा में उनकी पीड़ा कह रहा है। मुजीब कहता था, हम अलग नहीं होना चाहते, हम सिर्फ बराबरी चाहते हैं। उसकी बातों में अलगाव नहीं, सम्मान की मांग थी। लेकिन सत्ता के गलियारों में इन आवाज़ों को कमजोरी समझा गया, और यही सबसे बड़ी भूल थी। एक देश जिसकी नींव दूरी पर हो, भाषा पर टिकी हो, असमानता से भरी हो, वो देश ज्यादा देर तक एक नहीं रह सकता। पाकिस्तान का जन्म उसी असंभव नींव पर हुआ था। ऊपर से एकता का दिखावा, अंदर ही अंदर दरारें, और ये दरारें वक्त के साथ और गहरी होती चली गईं। 1950 का दशक शांत नहीं था,
ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। पूर्वी पाकिस्तान में लोग पूछ रहे थे, हमारी भाषा क्यों नहीं, हमारी सरकार क्यों नहीं, हमारा हक कहाँ है। और पश्चिम पाकिस्तान में सत्ता यही सोच रही थी, सब नियंत्रण में है। लेकिन इतिहास अक्सर चेतावनी नहीं देता, वो सीधा फैसला सुनाता है। और यही कहानी आगे बढ़ती है भाषा आंदोलन की ओर, जहां पहली बार खून बहा और पाकिस्तान की दरार दुनिया को दिखने लगी। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां बंदूक से नहीं, शब्दों से शुरू होती हैं। और पूर्वी पाकिस्तान की ये कहानी भी एक ऐसे ही शब्द से शुरू होती है, भाषा। पाकिस्तान बने अभी कुछ ही साल हुए थे, लेकिन सत्ता ने एक फैसला सुना दिया था, उर्दू ही पाकिस्तान की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा होगी। ये फैसला कागज पर छोटा लग सकता है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में ये दिल पर लगा घाव था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बांग्ला बोलते थे। ये भाषा उनकी माँ की लोरी थी, उनकी कविताओं की आत्मा थी और उनकी पहचान थी। लेकिन अब उन्हें बताया जा रहा था, तुम्हारी भाषा राष्ट्र की भाषा नहीं है। कॉलेजों में, स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में हर जगह उर्दू थोपी जाने लगी। ये सिर्फ भाषा का अपमान नहीं था, ये अस्तित्व का अपमान था। सबसे पहले आवाज उठी ढाका यूनिवर्सिटी से। युवा छात्र जो किताबों में लोकतंत्र पढ़ रहे थे, अब उसे अपनी जिंदगी में खोज रहे थे। वे पूछ रहे थे, अगर हम बहुसंख्यक हैं तो हमारी भाषा को कमतर क्यों समझा जा रहा है। शुरुआत में ये विरोध शांत था। पोस्टर लगे, बैठकें हुईं, मांग रखी गई, बांग्ला को भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दो। लेकिन सत्ता इन आवाज़ों को अनदेखा करती रही, और जब सत्ता सुनना बंद कर देती है, तब इतिहास बोलना शुरू करता है। साल था 1952, तारीख 21 फरवरी। ढाका की सड़कों पर छात्रों की भीड़ थी, हाथों में तख्तियां, होठों पर नारे और आंखों में आत्मसम्मान की आग। सरकार ने धारा 184 लागू कर दी, सभा पर रोक लगा दी, लेकिन छात्र रुकने वाले नहीं थे। और फिर वो हुआ जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर गोली चलाई, जमीन पर खून गिरा, सड़कों पर सन्नाटा छा गया। कुछ युवा वहीं शहीद हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपनी भाषा में जीना चाहते थे। 21 फरवरी अब सिर्फ एक तारीख नहीं रही, ये बन गई प्रतिरोध का प्रतीक। पूर्वी पाकिस्तान शोक में डूब गया, लेकिन इस शोक में डर नहीं था, इसमें दृढ़ संकल्प था। लोग समझ गए, ये लड़ाई सिर्फ भाषा की नहीं, हमारे हक की है। धीरे धीरे बांग्ला भाषा आंदोलन एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदलने लगा, और इसी आंदोलन के बीच एक नेता और स्पष्ट रूप से उभरने लगा। शेख मुजीब पहले भी लोगों के बीच थे, लेकिन अब उनकी आवाज़ और गहरी हो गई थी। वे कहते थे, जो सत्ता हमारी भाषा नहीं समझती, वो हमारी पीड़ा क्या समझेगी। मुजीब अलगाव की बात नहीं करते थे, वे बार बार कहते, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, लेकिन बराबरी के साथ। उनकी बातें सीधी थीं, भावनात्मक थीं, और सबसे जरूरी, सच्ची थीं। पूर्वी पाकिस्तान के किसान, मजदूर, छात्र सब उन्हें सुनने लगे, क्योंकि पहली बार कोई उनकी भाषा में उनकी कहानी कह रहा था। इसी सोच से एक राजनीतिक मंच और मजबूत हुआ, अवामी लीग। ये पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनी थी, ये बनी थी अधिकार की बात करने के लिए, संघीय ढांचे की मांग करने के लिए, और पूर्वी पाकिस्तान की आवाज बनने के लिए। अवामी लीग का संदेश साफ था, सत्ता लोगों से दूर नहीं, लोगों के पास होनी चाहिए। ये विचार पश्चिम पाकिस्तान की सत्ता को असहज करने लगा, क्योंकि अब मामला सिर्फ भाषा का नहीं था, अब सवाल था, कौन शासन करेगा। पश्चिम पाकिस्तान की सत्ता अवामी लीग को खतरे के रूप में देखने लगी। उनकी नज़र में ये आंदोलन अनुशासन तोड़ रहा था, ये नेतृत्व सवाल पूछ रहा था, और सबसे खतरनाक, ये लोगों को जागरूक कर रहा था। लेकिन जागरूकता एक बार फैल जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता, और यही पूर्वी पाकिस्तान में हो रहा था। 1952 का भाषा आंदोलन सिर्फ एक घटना नहीं था, ये था विद्रोह की नींव। लोगों ने समझ लिया था, हमारी समस्या कुछ नीतियों की नहीं, पूरे सिस्टम की है। भाषा की लड़ाई अब पहचान की लड़ाई बन चुकी थी, और पहचान की लड़ाई अक्सर अंत तक जाती है। और यहीं से कहानी प्रवेश करती है एक ऐसे मोड़ पर जहां लोकतंत्र को एक मौका मिलता है, लेकिन क्या वो मौका ईमानदारी से दिया जाएगा? कभी कभी इतिहास लोगों को अपनी बात कहने का एक मौका देता है, एक ऐसा मौका जहां बंदूकें नहीं बोलती, जहां नारे नहीं गूंजते, जहां सिर्फ मतपत्र बोलता है। साल था 1970, और वो मौका पूर्वी पाकिस्तान को मिला था। ये पाकिस्तान का पहला आम चुनाव था। पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, अब आगे कौन शासन करेगा।
चुनाव से पहले का माहौल पिछले 2 दशकों से पूर्वी पाकिस्तान अपनी अनदेखी झेल रहा था। भाषा आंदोलन हो चुका था, आवाज उठ चुकी थी। अवामी लीग एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन चुकी थी और इसके केंद्र में थे शेख मुजीबुर रहमान। मुजीब अब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक उम्मीद बन चुके थे। उनका नारा सरल था, लोकतंत्र, बराबरी और स्वायत्तता। लोग पहली बार महसूस कर रहे थे कि शायद इस बार उनकी सुनी जाएगी। दिसंबर 1970 मतदान हुआ। लाखों लोगों ने लाइन में लगकर अपना वोट डाला और जब नतीजे आए तो उन्होंने पूरा पाकिस्तान हिला दिया। अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की लगभग सभी सीटें जीत लीं। नेशनल असेंबली में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया, मतलब साफ था। संविधान के अनुसार शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। ये था लोकतंत्र का सीधा फैसला। पूर्वी पाकिस्तान में जश्न था। सड़कों पर लोग थे, चेहरों पर मुस्कान थी, आंखों में उम्मीद थी। लोग कह रहे थे, अब हमारी बारी है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, ये जीत थी भाषा आंदोलन की, संघर्ष की, वर्षों के अपमान की। लेकिन सत्ता के गलियारों में ये जश्न डर में बदल चुका था। पश्चिम पाकिस्तान की सत्ता इस नतीजे को पचा नहीं पाई। सेना, नौकरशाही और पुराने नेता सब एक ही बात सोच रहे थे, अगर सत्ता पूर्वी पाकिस्तान के हाथ चली गई तो हमारा क्या होगा। उनके लिए ये सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं था, ये नियंत्रण का सवाल था। और यहीं से लोकतंत्र की कीमत तय होने लगी। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जनरल याहिया खान। कागजों में वे लोकतंत्र के रक्षक थे, लेकिन असल में वे सेना के प्रतिनिधि थे। याहिया खान ने चुनाव तो करवा दिया, लेकिन परिणाम स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाए। उन्होंने नेशनल असेंबली की बैठक टाल दी, फिर टाल दी और फिर टाल दी। हर टाल मटोल पूर्वी पाकिस्तान में गुस्से को और बढ़ा रही थी। और इस कहानी में एक और अहम किरदार था, जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो पश्चिम पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता थे। उनकी पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपीपी। लेकिन भुट्टो चुनाव हार चुके थे, उनके पास बहुमत नहीं था। फिर भी वे सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। भुट्टो ने साफ कहा, अगर मुजीब प्रधानमंत्री बने तो मैं असेंबली में नहीं जाऊंगा। ये बयान लोकतंत्र के मुंह पर एक तमाचा था। मतलब साफ था, या तो सत्ता हमारी या फिर कोई सत्ता नहीं। याहिया खान और भुट्टो एक ही दिशा में सोच रहे थे। चुनाव परिणाम उनके लिए सिर्फ एक कागज थे। उन्होंने तय किया, शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। ये फैसला किसी अदालत में नहीं, किसी संसद में नहीं, बल्कि बंद कमरों में लिया गया। और इसी पल लोकतंत्र की हत्या हो गई। जब ये खबर पूर्वी पाकिस्तान पहुंची तो लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हमने वोट दिया, हम जीते, फिर भी हमारी सरकार नहीं। ढाका में हड़तालें शुरू हो गईं, सड़कों पर नारे गूंजने लगे। शेख मुजीब ने कहा, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं छीनी गई, ये जनता का अपमान है। उनके शब्द लोगों के दिल में आग की तरह फैल गए। अब ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं थी, ये लड़ाई थी सम्मान की, अधिकार की और अस्तित्व की। लोगों को समझ आ गया था, अगर वोट से सत्ता नहीं मिलती, 1970 का चुनाव एक मोड़ था। अगर उस दिन लोकतंत्र का सम्मान किया जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन सत्ता ने डर को चुना और डर ने हिंसा का रास्ता खोला। और अब जो होने वाला था वो सिर्फ राजनीति नहीं थी, वो था दमन। और यहीं से कहानी प्रवेश करती है अपने सबसे अंधेरे अध्याय में। कुछ रातें इतिहास में सिर्फ तारीख नहीं होती, वे जख्म बन जाती हैं। पूर्वी पाकिस्तान के लिए ऐसी ही एक रात थी, 25 मार्च 1971। उस रात ढाका सोने की कोशिश कर रहा था। लोग थके हुए थे, उम्मीदें अभी भी जिंदा थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी अंधेरे में एक नाम रखा जा चुका है, ऑपरेशन सर्च लाइट। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक सुनियोजित सैन्य योजना थी। याहिया खान की सरकार और पाकिस्तानी सेना इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी, राजनीति से नहीं, अब सिर्फ ताकत से पूर्वी पाकिस्तान को काबू में रखा जाएगा। उनकी सूची साफ थी, छात्र, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार और अवामी लीग से जुड़े लोग। मतलब साफ था, पहले दिमाग खत्म करो, फिर आवाज। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक टैंकों की आवाज, बूटों की धमक और गोलियों की पहली बौछार। ढाका यूनिवर्सिटी सबसे पहला निशाना बनी। छात्रावास, जहां तल तक किताबों की आवाज थी, अब वहां गोलियां बोल रही थीं। कमरों के दरवाजे तोड़े गए, छात्रों को लाइन में खड़ा किया गया। कुछ ने सवाल किया, कुछ ने हाथ जोड़े, लेकिन जवाब सिर्फ एक था, गोलियां। ऑपरेशन सर्च लाइट सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं था। शहर के अलग अलग हिस्सों में प्रोफेसरों को उनके घरों से निकाला गया, लेखकों को रात में उठा लिया गया,
पत्रकार गायब होने लगे, क्योंकि सत्ता जानती थी अगर सोचने वाले जिंदा रहेंगे तो सवाल उठते रहेंगे। इसलिए सोच को ही खत्म कर दिया गया। ढाका ही नहीं, पूरा पूर्वी पाकिस्तान इस हिंसा की चपेट में था। गांव-गांव सेना पहुंची, घर जलाए गए, लोगों को बिना पूछे गोली मार दी गई। माँ बाप अपने बच्चों को छुपा रहे थे, बच्चे रोने की आवाज दबाना सीख रहे थे। ये अब सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये था भय का शासन। इसी रात शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पश्चिम पाकिस्तान भेज दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान अब बिना नेता के नहीं बल्कि दबा हुआ था। लेकिन इतिहास ने अक्सर देखा है, नेता को कैद किया जा सकता है, विचार को नहीं। जैसे जैसे हिंसा बढ़ती गई, लोगों के पास एक ही रास्ता बचा, भागना, सीमा की ओर। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग घर छोड़कर भारत की ओर बढ़े। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब कुछ पीछे छूट गया। कुछ के हाथ में बस एक थैला था, कुछ के पास सिर्फ डर। भारत की सीमाओं पर शरणार्थी शिविर भरने लगे। एक दिन में हजारों लोग, फिर लाखों। जल्दी ही ये संख्या 1 करोड़ के आसपास पहुंच गई। भारत के लिए ये सिर्फ मानवीय संकट नहीं था, ये आर्थिक बोझ, सामाजिक चुनौती और सुरक्षा खतरा तीनों था। इंदिरा गांधी इस सब को चुपचाप देख रही थीं। भारत ने दुनिया को बताया, ये सिर्फ हमारा मामला नहीं है, ये मानवता का सवाल है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच खामोश था। कुछ देशों ने इसे आंतरिक मामला कहा, कुछ ने देखकर भी अनदेखा किया। और जब दुनिया चुप रहती है, तब इतिहास किसी एक को बोलने की जिम्मेदारी देता है। 1971 की गर्मियों तक ये साफ हो चुका था, पूर्वी पाकिस्तान में अब वापसी नहीं थी। या तो भारत चुप रहता या फिर इतिहास में दखल देता। और इसी मोड़ पर कहानी एक नए किरदार की पूरी ताकत के साथ एंट्री करती है, इंदिरा गांधी। ऑपरेशन सर्चलाइट ने एक बात साफ कर दी थी, ये संघर्ष अब राजनीतिक नहीं रहा, ये बन चुका था अस्तित्व की लड़ाई। और जब लड़ाई अस्तित्व की हो तो फैसले भी बड़े होते हैं। भारत पर दबाव बढ़ रहा था, सीमाएं जल रही थीं और इतिहास एक उत्तर मांग रहा था। कुछ लड़ाइयां मैदान में नहीं लड़ी जाती, उन्हें दिमाग में जीता जाता है। और 1971 की इस कहानी में युद्ध से पहले जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई, वो लड़ी गई कूटनीति की मेज पर। पूर्वी पाकिस्तान जल रहा था, सीमाओं पर शरणार्थियों की भीड़ थी, दुनिया चुप थी। और भारत के सामने एक सवाल खड़ा था, क्या हम इंतजार करें या इतिहास की जिम्मेदारी ले? इंदिरा गांधी भावुक नहीं हुई, उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। वे जानती थीं, अगर युद्ध हुआ तो सिर्फ सीमा पर नहीं, पूरी दुनिया में लड़ा जाएगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले दुनिया को समझाने का फैसला किया, क्योंकि अगर दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी हो जाती तो जीत भी महंगी पड़ सकती थी। 1971 के मध्य में इंदिरा गांधी विदेश यात्रा पर निकली। यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, हर मंच पर एक ही बात रखी गई, ये युद्ध नहीं, मानवता का संकट है। उन्होंने शरणार्थियों की तस्वीरें दिखाईं, आंकड़े रखे और सवाल पूछा, क्या एक देश इतने लोगों का बोझ अकेले उठा सकता है? इंदिरा गांधी चीखी नहीं, उन्होंने शब्दों को हथियार बनाया। अमेरिका वर्सेस भारत, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी अब भी सामने था, संयुक्त राज्य अमेरिका। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर। अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के बीच एक सेतु था। मानवाधिकार उस खेल में दूसरे नंबर पर थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए, राजनीतिक समर्थन दिया और भारत को संकेत दिया, हस्तक्षेप मत करो। ये इंदिरा गांधी के लिए सबसे कठिन पल था। एक ओर अमेरिकी दबाव, दूसरी ओर मानवीय संकट। लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अत्याचार भी नहीं सहेंगे। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक संकेत था। इंदिरा गांधी जानती थीं, अगर अमेरिका सामने है तो संतुलन चाहिए, और वो संतुलन मिला सोवियत संघ से। अगस्त 1971 में भारत और यूएसएसआर के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ये कोई सैन्य गठबंधन नहीं था, लेकिन इसका संदेश बहुत साफ था, भारत अकेला नहीं है। इस संधि ने भारत को रणनीतिक सुरक्षा दी, अमेरिका और चीन को चेतावनी दी और भारत को निर्णय लेने की आज़ादी दी। दुनिया को समझाया जा रहा था, लेकिन देश के भीतर एक और काम चुपचाप चल रहा था, सैन्य तैयारी। इंदिरा गांधी हर दिन सेना प्रमुखों से मिल रही थीं, नक्शे खोले जा रहे थे, रास्ते चिन्हित किए जा रहे थे, लॉजिस्टिक्स पर काम हो रहा था। ये तैयारी दिखावे के लिए नहीं थी, ये निर्णायक थी।
भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों को एक ही लक्ष्य दिया गया। अगर युद्ध हो तो तेज, सीमित और निर्णायक हो। पहली बार तीनों सेनाओं के बीच ऐसा तालमेल बनाया गया जिसका उद्देश्य था जल्दी जीत। ये युद्ध लंबा नहीं होना था, क्योंकि हर दिन शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही थी। इंदिरा गांधी हर दिन युद्ध शुरू कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इंतजार किया। क्यों? क्योंकि वे चाहती थीं पहली गोली भारत की तरफ से ना चले। ये इंतजार रणनीति का हिस्सा था। और जब 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया, तो इतिहास ने खुद फैसला सुना दिया। इस पूरे दौर में इंदिरा गांधी ने 3 मोर्चों पर काम किया: कूटनीति, सैन्य तैयारी और घरेलू स्थिरता। वे ना तो डरी, ना ही उतावली हुई। यही कारण था कि जब युद्ध शुरू हुआ तो भारत तैयार था। दिसंबर 1971 की शुरुआत, सीमाएं सुलग रही थीं, सेनाएं तैयार थीं, दुनिया देख रही थी, और भारत शांत था, क्योंकि जब निर्णय स्पष्ट हो तो शोर की जरूरत नहीं पड़ती। 3 दिसंबर 1971 की शाम, भारत अभी भी युद्ध की घोषणा नहीं कर रहा था, लेकिन उसी शाम पाकिस्तान ने पहली गलती कर दी। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के कई हवाई अड्डों पर अचानक हमला कर दिया। अब ये सिर्फ संकट नहीं था, अब ये युद्ध था। और इतिहास में ये युद्ध सिर्फ 13 दिन चला, लेकिन इन 13 दिनों ने दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। 3 दिसंबर की रात इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित किया। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, डर नहीं था, सिर्फ एक वाक्य था: आज पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोपा है। ये युद्ध भारत ने चुना नहीं था, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। ये युद्ध एक मोर्चे पर नहीं लड़ा गया। भारत ने तीनों सेनाओं को एक साथ उतार दिया: थल सेना, नौसेना, वायुसेना। और सबसे बड़ा लक्ष्य था पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि वहीं मानवीय संकट था, वहीं बांग्लादेश की आत्मा कैद थी। भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ी। कोई लंबा घेराव नहीं, कोई अनावश्यक लड़ाई नहीं। रणनीति साफ थी, सीधे ढाका की ओर। पाकिस्तानी सेना संख्या में कम नहीं थी, लेकिन वो थकी हुई थी, अलग थलग थी और स्थानीय समर्थन खो चुकी थी। भारतीय सेना के साथ थे मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश के स्थानीय लड़ाके, जिन्हें ये युद्ध जीवन मरण का सवाल था। भारतीय वायुसेना ने पहले ही दिन पाकिस्तान की हवाई शक्ति को कमजोर कर दिया। हवाई अड्डे निष्क्रिय किए गए, रडार सिस्टम तोड़े गए। जब आसमान पर नियंत्रण मिल जाए तो जमीन पर जीत आसान हो जाती है। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की वायुसेना लगभग निष्प्रभावी हो चुकी थी। ये युद्ध सिर्फ जमीन और आसमान पर नहीं था। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की समुद्री आपूर्ति काट दी। कराची बंदरगाह जल रहा था। ये संकेत था अब बचने का कोई रास्ता नहीं। पूर्वी पाकिस्तान पूरी तरह से कट चुका था। हर दिन हजारों जानें बचाने का सवाल था। इसलिए भारत ने युद्ध को लंबा नहीं खींचा। तेज प्रहार, स्पष्ट लक्ष्य, कोई अनावश्यक विनाश नहीं। ये युद्ध जीतने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए लड़ा जा रहा था। दिसंबर का दूसरा सप्ताह, भारतीय सेना ढाका के पास पहुंच चुकी थी। पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी जान चुके थे, अब हार तय है। उनकी सेना घिरी हुई थी, हवा से, जमीन से, समुद्र से, और सबसे बड़ी बात, स्थानीय जनता उनके खिलाफ थी। ढाका, रेस कोर्स मैदान। 16 दिसंबर 1971 को दोपहर के समय एक ऐसा दृश्य बना जो इतिहास बन गया। पाकिस्तानी सेना के कमांडर ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर। 16 दिसंबर 1971 को दोपहर के समय एक ऐसा दृश्य बना जो इतिहास बन गया। पाकिस्तानी सेना के कमांडर ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। ये था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण। उस दिन करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बने। इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों का एक साथ आत्मसमर्पण बहुत दुर्लभ है। ये सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, ये पाकिस्तान के आत्मविश्वास की हार थी। 13 दिन, बस 13 दिन, और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। दुनिया स्तब्ध थी। इतनी तेज, इतनी निर्णायक, इतनी स्पष्ट जीत। भारत ने जमीन नहीं मांगी, सत्ता नहीं मांगी। भारत ने एक राष्ट्र को जन्म लेने का मौका दिया। भारत में जश्न था, लेकिन इंदिरा गांधी शांत थीं। उन्होंने कहा, हमने कोई विजय नहीं मनाई, हमने एक जिम्मेदारी निभाई है। ये वाक्य उनकी पूरी सोच बता देता है। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट चुका था। दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल चुका था और भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर चुका था। और दुनिया ने एक नाम दोहराना शुरू किया, आयरन लेडी। 13 दिन के युद्ध ने सिर्फ नक्शा नहीं बदला,
इसने एक नेता की छवि हमेशा के लिए स्थिर कर दी। इंदिरा गांधी अब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थीं, वे थीं इतिहास की निर्णायक आवाज। 16 दिसंबर 1971 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक राष्ट्र के जन्म का दिन था। ढाका की हवा में गोलियों की आवाज नहीं थी, धुएं की गंध नहीं थी, सिर्फ एक एहसास था, आज हम आज़ाद हैं। पूर्वी पाकिस्तान अब मौजूद नहीं था, उसकी जगह एक नया नाम लिखा जा चुका था, बांग्लादेश। जिस धरती पर सालों से डर, दमन और चुप्पी थी, वहां अब पहली बार अपनी आवाज गूंज रही थी। ये आज़ादी किसी कागज पर नहीं, लाखों बलिदानों पर लिखी गई थी। दुनिया इस युद्ध को ध्यान से देख रही थी। कई देशों को इतनी तेज जीत की उम्मीद नहीं थी। अखबारों की सुर्खियां बदल चुकी थीं। साउथ एशिया रीडिफाइंड, बर्थ ऑफ बांग्लादेश, इंडियाज डिसीसिव विक्ट्री। वही देश जो कुछ दिन पहले भारत को रोक रहे थे, अब बांग्लादेश को मान्यता देने लगे। सोवियत संघ ने खुलकर समर्थन किया। यूरोप के कई देशों ने इसे मानवीय जीत कहा। अमेरिका चुप था। ये चुप्पी कूटनीतिक हार की आवाज थी। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार भारत की बात सिर्फ सुनी नहीं गई, मानी गई। ढाका में लोग सड़कों पर थे। कोई भाषण नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, सिर्फ आंसू थे, खुशी के। माएं अपने बेटों के नाम फिर से बोल पा रही थीं। छात्र फिर से किताबें उठाने लगे थे। ये आज़ादी थकी हुई थी, लेकिन सच्ची थी। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी था, पाकिस्तान। 13 दिन में एक देश टूट चुका था। ये सिर्फ भूगोल की हार नहीं थी, ये आत्मविश्वास की हार थी। पाकिस्तानी सेना, जिसे अजेय माना जाता था, अब 90,000 युद्धबंदियों के साथ खड़ी थी। ये संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं थी, ये एक राष्ट्र के गर्व पर लगा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। पाकिस्तान में नेतृत्व पर सवाल उठे, सेना पर सवाल उठे। जनता ने पूछा, गलती किसकी थी? और कोई जवाब नहीं था। यही से पाकिस्तान के भीतर असंतोष की एक लंबी कहानी शुरू हुई। पूर्वी पाकिस्तान का जाना पाकिस्तान के लिए एक मानसिक आघात था। अब 2 राष्ट्र सिद्धांत खुद सवालों के घेरे में था। अगर धर्म ही सब कुछ था, तो फिर बांग्लादेश क्यों बना? ये सवाल आज भी पाकिस्तान के इतिहास में गूंजता है। भारत ने कोई जमीन नहीं रखी, कोई सत्ता नहीं संभाली। युद्धबंदी लौटाए गए, संप्रभुता सौंपी गई। इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं, जहां जीत के बाद भी संयम दिखाया गया हो। 1971 के बाद दक्षिण एशिया पहले जैसा नहीं रहा। भारत अब सिर्फ एक बड़ा देश नहीं था, वो एक निर्णायक शक्ति बन चुका था, और बांग्लादेश अपनी पहचान के साथ खड़ा था। लेकिन आज़ादी के बाद रास्ता आसान नहीं था। बांग्लादेश को सब कुछ शून्य से बनाना था, सरकार, संविधान, अर्थव्यवस्था। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन इतिहास अब भी लिख रहा था, और उस इतिहास में एक नाम अब स्थायी हो चुका था, इंदिरा गांधी। 1971 का युद्ध खत्म हो चुका था। ढाका की गलियों में अब सिर्फ शांति थी, लेकिन दुनिया की नजरें भारत पर टिकी थीं, और जिस व्यक्ति ने इस जीत को निर्णायक बनाया था, वो थी इंदिरा गांधी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने पहली बार देखा एक ऐसी महिला जिसने न सिर्फ देश की सीमाएं बचाईं, बल्कि साथ ही एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। अखबारों के प्रमुख शीर्षक थे, इंडिया के दृढ़ प्रधानमंत्री, द आयरन लेडी ऑफ साउथ एशिया, डिसीजिव, फियरलेस, अनस्टॉपेबल। यही शब्द उनके लिए इतिहास में दर्ज हुए, और सिर्फ शब्द नहीं, उनकी छवि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थिर हो गई। अब इंदिरा गांधी सिर्फ भारत की प्रधानमंत्री नहीं थी, वे बन चुकी थीं एक निर्णायक नेता, एक महिला नेता जो कठिन फैसलों से डरती नहीं। उनकी छवि में थी साहस, दूरदर्शिता, निर्णय क्षमता, और सबसे महत्वपूर्ण, मानवता का ध्यान। लोग अब उन्हें सिर्फ राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं देखते थे, वे थीं इतिहास की आयरन लेडी। 1971 के बाद दक्षिण एशिया का नक्शा बदल चुका था। भारत अब क्षेत्रीय ताकत बन चुका था, रणनीतिक रूप से निर्णायक बन चुका था, और अपने पड़ोस में सम्मान के साथ खड़ा था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता ने पाकिस्तान के आत्मविश्वास को तोड़ दिया। सत्ता का संतुलन भारत के पक्ष में बदल गया। ये केवल भौगोलिक या सैन्य जीत नहीं थी, ये थी रणनीति और नेतृत्व की जीत। और यही वो समय था जब इतिहास ने इंदिरा गांधी को एक नाम दिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। उनके निर्णय, उनकी स्थिरता, उनकी रणनीति, सभी ने ये साबित किया कि शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। 13 दिन के युद्ध, बांग्लादेश का जन्म, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, ये सिर्फ घटनाएं नहीं थी, ये कहानी थी एक नेता की दूरदर्शिता,
साहस और मानवता की। और जब आप इन घटनाओं को याद करेंगे तो समझेंगे कि इतिहास का फैसला हमेशा विजेता की नहीं बल्कि साहसी की तरफ होता है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सरल इतिहास पर 1971 का युद्ध और इंदिरा गांधी का आयरन लेडी बनने का सफर। इस कहानी ने हमें दिखाया कि शक्ति हमेशा हथियार से नहीं आती। सही सोच, साहस और समय पर लिया गया निर्णायक कदम ही इतिहास बनाता है। याद रखिए, इतिहास सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने निर्णय और दृष्टि से भविष्य को आकार दिया। और हाँ, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इमरजेंसी 1975 की, वो दौर जब एक बार फिर भारत में सत्ता, ताकत और राजनीति ने इतिहास की दिशा बदल दी। तो जुड़े रहिए सरल इतिहास के साथ, क्योंकि इतिहास हमेशा रोचक और सीखने लायक होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे इतिहास के नए पन्नों के साथ।